हेलो दोस्तों, आज की शानदार धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर बीएड सेकेंड सेम, जो कि आप समझ गए होंगे थंबनेल और टाइटल देखकर कि हम यहाँ पर अधिगम के बारे में बात करने वाले हैं। तो यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो सारे अपने जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो सभी आप दूर कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि आप मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब पर लगा दीजिए ताकि आप इस क्वेश्चन को पूरा यहाँ से अच्छी तरह से समझ कर जाएं और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप पूरा यहाँ पर वीडियो देखें और आने वाली परीक्षा में पूरे में से पूरे नंबर ला पाएं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम सीखने की परिभाषा देते हुए इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीखने की प्रक्रिया परिभाषा देते हुए इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पूरा मैं प्रॉपर वे में आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। अधिगम के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। उत्तर यहाँ पर देखेंगे तो सीखने का अर्थ सबसे पहले देख लेते हैं कि सीखने का अर्थ क्या है। तो मीनिंग ऑफ लर्निंग, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है तीसरी जगह में यहाँ पर हम देखने वाले हैं सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। यानी कि मान लो कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे बालक आँख को प्रथम बार देखकर उसे छू लेता है, किंतु दोबारा जब आँख को देखता है तो वो उसे छूता नहीं है, क्योंकि पहली बार में उसकी 12 बज चुकी थी यहाँ पर। क्योंकि उसे पहली बार क्या हुआ था, जब वो आँख को छू रहा था तो उसका हाथ जल गया था, उसका पैर जल गया था। अब उसको पता है कि अगर आग को हम हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, हमको दर्द होगा। तो इस प्रकार से उसको अनुभव हो जाता है। यहाँ पर अनुभव ने उसे आग को न छूना सिखा दिया। इस प्रकार सीखना अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। और भी अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, मेरे तरफ से एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि आपके परिवार में या फिर कोई जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी रहते हैं, लगभग 1 साल 2 साल 6 साल के हो जाते हैं, वो 6 महीने के या फिर 1 साल के हो जाते हैं, लगभग वो नए नए रहते हैं। तो उस स्थिति में क्या होते हैं, वो हम उनको कुछ भी बोलना सिखाते हैं तो वो हमारे हाव भाव को देखकर हमको मिमिक करते हैं, या फिर हमारे वो जो बोलते हैं उसको हमारे अनुभव के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे बोलो बेटा पापा, तो भी बोलेंगे पापा, फिर हम बोलेंगे बेटा बोलो वो मम्मी, तो मम्मी, ऐसे इस तरह से वो हमारे अनुभव को, मतलब हमारे जो भी एक्सपीरियंस है यानी कि एक्सप्रेशन वगैरह जो भी उनको वो नोटेट करते हैं और बोलते हैं। इस तरह से सीखना अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अब इसकी जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो देख लेते हैं कि परिभाषा कौन कौन सी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम परिभाषा की, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि परिभाषा इसकी क्या क्या है। 3 परिभाषा दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर। एक तो पहले नंबर पे है हमारा स्कैनर के अनुसार। तो हमारे स्कैनर भाई साहब क्या कह रहे हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी कि उत्तरोत्तर मतलब कि सामंजस्य, यानी कि लगातार, उत्तरोत्तर मतलब कि लगातार, सामंजस्य मतलब कि संबंध, या बात कर सकते हैं हम जो सीख रहा है उसके व्यक्ति और बालक, जो सीख रहा है वो बालक और उसके सामने जो भी वह सीख रहा है लगातार, उसके व्यवहार में जो उसके अनुसार सीखकर व्यवहार में परिवर्तन आएगा, वही क्या है, सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो इस तरह यहाँ पर हमारे स्कैनर भाई साहब ने बताई ये चीज। अब बात कर लेते हैं हम क्रो और क्रो के अनुसार। तो हमारे क्रो एंड क्रो भैया क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सीखना आदत, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है, ठीक है। तो सीखना क्या है, सीखना आदत, यानी कि कोई भी आदत हो गई हमारी तो वो क्या करते हैं, हम सीख लेते हैं, यानी कि उसका अर्जन कर लेते हैं, उसका हम अर्जन कर लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, हम हमारे अंदर अप्लाई कर लेते हैं। ज्ञान, अभिवृत्तियां, यानी कि हम जो भी सीखते हैं उसके प्रति हम अभिवृत्तियां हमारी जो व्यक्त करते हैं वो हमारी अभिवृत्तियां आ जाती है। यानी कि हम जो भी अनुसरण करते हैं वो इसके अंदर करा जाता है। अब थार्न डाइक के अनुसार बात करें हम तो क्या लिखा गया यहाँ पर थार्न डाइक द्वारा कि उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उससे उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। यानी कि हम जो भी चयन करते हैं, किसी भी क्रिया का चयन करते हैं, यानी किसी भी अभिक्रिया का चयन करते हैं और उससे क्या करते हैं, हम उसे अभिव्यक्त करते हैं या फिर उसके प्रति उत्तेजना उत्पन्न करते हैं या उसको सीख लेते हैं, हम अपने अंदर जोड़ लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम यहाँ पर अधिगम कहते हैं। तो ये कुछ 3 परिभाषाएं थी जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण है, आपको लर्न कर लेनी है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर सीखना
अधिगम की विशेषता, कैरेक्टर्स ऑफ लर्निंग के बारे में बात कर लेते हैं हम, किसकी जो विशेषता है वो कौन कौन सी है। तो आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, एक एक कैरेक्टर्स को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर बात करें हम कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो रही है सीखने की विशेषताएं। तो टोटल हम देखेंगे यहाँ तक की जितनी विशेषताएं वो सीखने की विशेषता जो भी आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर सीखने की विशेषता। तो इसके बारे में कुछ जानकारी दे रखी है, जैसे कि हमारे योक्कम एवं सिम्पसन भाई साहब क्या कहते हैं, इनके अनुसार जो निम्नलिखित विशेषता है, योक्कम और सिम्पसन इन दोनों ने ही यहाँ पर ये विशेषता दी है। तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं कि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सीखना संपूर्ण जीवन चलता रहता है, ठीक है। नंबर 1 पर उन्होंने बोला है कि सीखना जो रहता है वो जीवन प्रयत्न चलता रहता है। ऑल लिविंग इज लर्निंग, यानी कि जब तक आप जियोगे कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। नंबर 2 पे है सीखना परिवर्तन है, अगर आप सीखते हैं उसे अप्लाई करते हैं तो आपके जीवन में जरूर चेंजेस आएंगे। लर्निंग इज चेंज, लर्निंग के द्वारा आप अपने हाव भाव भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सीखना क्या है, चेंज है। सीखना सार्वभौमिक है, यानी कि लर्निंग इज यूनिवर्सल, यानी कि दुनिया के सभी व्यक्ति क्या है कुछ न कुछ सीखते हैं। तो सीखना क्या है, यूनिवर्सल है। अगला है सीखना विकास है, लर्निंग इज ग्रोथ, लर्निंग क्या है, ग्रोथ है, यानी कि इसके द्वारा आपका विकास होता है। आप नई नई चीजें सीखते हैं तो आपका विकास होता है, आप उनके प्रति अनुकूलन और उनके प्रति आप अनुक्रिया करते हैं, ठीक है। 5वां दे रखा हमारा सीखना अनुकूलन है, लर्निंग इज एडजस्टमेंट, ठीक है। यानी कि आप वातावरण के प्रति अनुक्रिया करते हैं, अपने जो आसपास लोग रहते हैं उनके प्रति आप अनुक्रिया करते हैं, सीख कर ही ये चीजें करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम छठे पॉइंट की। छठे पॉइंट पे क्या देना, नया कार्य करना है। सीखना क्या है, नया कार्य करना है, ठीक है। लर्निंग इज डूइंग समथिंग न्यू, सीखते हैं तो हम कुछ नया कार्य करते हैं, उसके द्वारा सीख कर हम कुछ नया कार्य करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सीखना क्या है, एक नया कार्य करना है। 7वां हमारा सीखना अनुभव का संगठन है, ठीक है। लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो सीखना क्या है, अनुभव है, हमारा अनुभव है और उसका ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन है। बहुत सारी चीज़ें को हम ग्रहण करते हैं एक साथ और उसके अनुसार हम हमारे जो अनुभव है वो साझा करते हैं हमारे विद्यार्थियों के साथ, ठीक है। सीखना अनुभव का संगठन है। अगला है सीखना उद्देश्यपूर्ण है, लर्निंग इज पर्पोसिव, तो जो भी उद्देश्यपूर्ण यानी कि कोई उद्देश्य रहता है हमारा, उसको पूर्ण करने के लिए हम सीखते हैं। सीखना विवेकपूर्ण है, ठीक है। लर्निंग इज इंटेलिजेंट, यानी कि बुद्धि के लिए भी हम सीखते हैं, हमारे विवेक को बढ़ाने के लिए हम सीखते हैं, ठीक है। सीखना सक्रिय, लर्निंग इज एक्टिव, कोई भी क्रियाएं हम सीखते हैं तो वो हमारे दिमाग को एक्टिव रखती है और पूरी एक्टिव क्रिया चलती है, ठीक है। अगला है सीखना व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों है, लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। तो सीखना क्या है, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में। यहाँ पर 12वां और 13वां पॉइंट दे रखा हमारा, सीखना वातावरण की उपज है, लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर 11वां और हमारा 12वां और 13वां, सीखने के प्रभावित कारक, इन्फ्लुएंस फैक्टर्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। सीखने के प्रभावक कारक, सीखना वातावरण की उपज है, लर्निंग इज प्रोडक्ट एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण के जो भी प्रोडक्ट हैं उनके वातावरण के अनुसार हम सीखते हैं और वो हमारे लिए उपज का कार्य करती है। सीखने को प्रभावक कारक, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ लर्निंग, इनके बारे में बात। तो अब यहाँ से देखेंगे हम जो इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर, अधिगम प्राणी की सहज क्रिया है, यानी कि सहज क्रिया है, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल क्रिया है ये, इस पर कोई ज़्यादा टफ नहीं है कि कोई भी बच्चा सीखता है तो सीख लेता है। वो जन्म से ही बालक कुछ न कुछ सीखता रहता है, उसे उसके सीखने की मात्रा एवं कुशलता पर अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसके सीखने की मात्रा और कुशलता पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है, अनेक कारकों का प्रभाव। सीखने को प्रभावित करने वाले अनेक कारक निम्न अनुसार है। तो हमारे देख लेते हैं जो भी कारक है वो नीचे दिए गए हैं, तो एक एक करके देख ले। नंबर 1 पे दिया हुआ है वो कारक हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या है। जैसे कि विषय सामग्री एवं स्वरूप, विषय सामग्री एवं विषय सामग्री का स्वरूप, सीखने की प्रक्रिया पर सीखी जाने वाली विषय सामग्री का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जैसे कि बात कर लें विषय सामग्री के स्वरूप में,
तो इसमें दे रखा है सीखने की प्रक्रिया पर सीखी जाने वाली विषय सामग्री का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो भी चीज वो प्रत्यक्ष रूप से देखता नहीं, उसके आंखों के सामने देखता है, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो सीख देखता है वैसी चीज वो सीखता है। अगर बात करें हम कठिन एवं अर्थहीन सामग्री की अपेक्षा, यानी कि कोई सामग्री कठिन है तो उसको टाइम लगेगा सीखने में, अर्थहीन है समझ में नहीं आ रहा है तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसकी जगह उसको हम सरल बना देते हैं, अर्थपूर्ण कर देते हैं, सामग्री जल्दी सीखी जा सकती है। ठीक है, उसका अर्थ अच्छे समझा देंगे हम तो वो सामग्री उसको अच्छे से सीखी जाती है। इस प्रकार अनियोजित सामग्री तुलना में सरल से कठिन की ओर सिद्धांत पर नियोजित सामग्री सीखने की क्रिया को सरलता प्रदान करती है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अनियोजित, यानी कि कोई सामग्री वो समझ में नहीं आ रही है, इसकी जगह जो नियोजित सामग्री यानी कि जो सामग्री उसको दिखाई दे रही है, अच्छे से समझ में आ रही है, वो आसानी से और सरलता से सीख लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पहला देख लिया विषय सामग्री का स्वरूप। अब देखेंगे अधिगम और वातावरण के। दूसरा पॉइंट है हमारा अधिगम और वातावरण। तो इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है वो देख लेते हैं हम, जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण है, अधिगम एवं वातावरण। और आप अगर यहाँ तक बने हुए तो एक एक पॉइंट को और आसानी से समझाऊंगा मैं आपको। अधिगम यानी कि आपको पता ही है इसका अर्थ है कि क्या होता है, सीखना होता है। वातावरण जिसको इन्वायरमेंट बोलते हैं हम, है ना, अधिगम को अंग्रेजी में लर्निंग बोलते हैं। वातावरण का भी अधिगम पर प्रभाव पड़ता है, डेफिनेट मतलब कि छोटी सी बात है या बड़ी सी बात बोल सकते हैं कि वातावरण जो भी इन्वायरमेंट रहेगा आपके आसपास, जैसे कि बालक का परिवार, मान लो कोई बालक है उसके परिवार में जिस तरह का बिहेव करेंगे उसके साथ में, अगर मान लो कि उनके घर पर या फैमिली में गालियां चलती रहती है तो वो भी गालियां सीखेंगे। ये अगर उनके घर परिवेश में सभी भगवान की पूजा करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चा जो है, बालक जो है वो भजन वगैरह या फिर महापुरुष वाले हैं परिवार में लोग छत्रपति शिवाजी को मानते हैं तो वो उस अनुसार ही अपने अंदर अनुभव को ग्रहण करेगा। अब अगला है कक्षा तथा विद्यालय सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। यानी कि कोई भी समुदाय हो गया, संगठन हो गया, वो भी उसको प्रभावित करेगा। कक्षा में जिस तरह से उसके मित्र रहेंगे, उसके सहपाठी रहेंगे, उनके साथ जो चीजें सीखेगा वो उनके अनुसार ही सीखेगा, क्योंकि जैसा वातावरण रहेगा संगत का असर होगा ही होगा। विद्यालय कैसा है वहां पर भी वो सीखेगा। मान लो कि इंग्लिश माध्यम में तो वो अंग्रेजी सीखेगा, अगर हिंदी माध्यम में तो हिंदी सीखेगा। लेकिन मान लो कि वहां पर पढ़ाई नहीं होती है तो क्या सीखेगा, कुछ सीखना ही नहीं है। इस तरह से अधिगम को प्रभावित करता है उनका वातावरण। निरंतर शोरगुल, यानी कि मान लो कि बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है, वायु एवं प्रकाश की व्यवस्था न होना। ठीक है, ज्यादा शोरगुल होना कक्षा में, वहां पर वायु नहीं आ रही है, ठीक है, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, मतलब कि अंधकार छाया हुआ है कक्षा में। विद्यालय में खेल कूदने की समुचित व्यवस्था न होना, इससे शारीरिक प्रभावित होता है उनका, कि बातें सीखने को प्रभावित करती है। ठीक है, मान लो कि विद्यालय में खेलने वगैरह की कुछ चीजें नहीं है तो वो भी है उसके वातावरण, मतलब कि उसको प्रभावित करती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मनोवैज्ञानिक वातावरण भी सीखने को प्रभावित करता है, यानी कि साइकोलॉजी भी उसको सीखने को प्रभावित करती है। अगला है हमारा सहानुभूति एवं सहयोग के वातावरण में सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, यानी कि उसका सहानुभूति, उसको हम मतलब बोले प्रशंसा करेंगे उसकी, या फिर उसको हम अच्छी तरीके से सिखाएंगे, सहनशीलता अपनाएंगे और सहयोग करेंगे। वातावरण में लोग उसका सहयोग करेंगे, यानी कि उसके कक्षा के विद्यार्थी सहयोग करेंगे, सहपाठी सहयोग करेंगे, उसका यहाँ पर परिवार के सदस्य सहयोग करेंगे, है ना, विद्यालय के आचार्य, विद्यालय में जो भी टीचर वगैरह है वो भी उसको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर वो सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता जाएगा और अच्छे से सीखेगा। अब बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर तीसरा पॉइंट दे रखा हमारा वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम के बारे में बात कर लेते हैं कि वंशानुक्रम में क्या क्या दे रखा हमारा। वंशानुक्रम भी सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है, क्योंकि बालक में अनेक गुण एवं क्षमताएं उसके वंशानुक्रम की देन होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि परिवार में मान लो कि उनके माता पिता है, दादा दादी है, मामा मामी है, तो वो जिस तरह का व्यवहार अपनाते हैं, आपने देखा होगा कि आपके घर पे कभी बात चलती होगी कि तो बेटा कि तू तो अपने पापा पे गया है, तू तो अपनी मम्मी पे गई है। ठीक है, उनकी तरीका बिल्कुल टू कॉपी है। तो उस तरीके से अगर वो बोलते हैं तो आपको जो उनका दिमाग है उस तरह से आपका भी दिमाग कार्य करेगा। उस तरीके से वो जो सीखते हैं उसी तरीके से आप भी सीखेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आगे कि अतः वंशानुक्रम की विशेषताओं का भी बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव
पड़ता है, यानी कि परिवार के जो भी आपके लोग हैं उनके अनुसार ही आप यहाँ पर अच्छी तरीके से अपने चीज़ों को सीखेंगे, उनका अधिगम करेंगे, उनको लर्निंग करेंगे। अब बात कर लेते हैं नंबर 4 के बारे में। चौथा पॉइंट दे रखा है। अब हमारा चौथा पॉइंट है बालकों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता वाले बालक किसी भी नए पाठ को सीखने के लिए तैयार रहते हैं, यानी कि जो शारीरिक रूप से सुडौल होते हैं, यानी कि अच्छे मजबूत होते हैं, मानसिक परिपक्वता होती है, यानी कि उनके अंदर दिमागी विकास रहता है, उनको जो भी चीज़ सिखाते हैं तो वो अच्छी तरीके से सीख लेगा, तो उन्हें सीखने में किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि उनका दिमाग जो है वो पूरी तरह से विकसित है और शारीरिक तौर से भी वो मजबूत है। कोलेंसनिक के अनुसार क्या कहते हैं हमारे कोलेंसनिक भाई साहब, परिपक्वता और सीखना पृथक प्रक्रिया नहीं है, वरन एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप में संबंध एवं एक दूसरे पर निर्भर है। अतः परिपक्वता एवं अधिगम का अंतर संबंध है, दोनों एक दूसरे के सहायक एवं बाधक है। ठीक है, तो परिपक्वता यानी कि उनका जो मानसिक विकास जिसको बोल सकते हैं, शारीरिक विकास, और अधिगम सीखना, दोनों एक दूसरे के क्या है, सहायक एवं बाधक है, यानी कि उनका जितना दिमाग विकसित रहेगा वो इतनी जल्दी से और उतनी अच्छी तरीके से सीखेंगे। अब बात कर लेते हैं हम पांचवें पॉइंट के बारे में, और छठे सातवें जो भी पॉइंट हमारे सबको एक एक करके हम निपटाते हैं। यहाँ पर हमारा पांचवा पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, सीखने का समय एवं थकान। सीखने का समय सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, यानी कि समय भी क्या करता है, उनको सीखने को प्रभावित करता है। जैसे बात करें हम, जब छात्र विद्यालय जाते हैं तो उनमें स्फूर्ति होती है, अतः परिवर्तन में सुगमता होती है, यानी कि सुबह सुबह आप खुद भी उठते होंगे तो आपको जब दिन में सुबह सुबह आप जैसे उठते हैं तो आप क्या करते हैं, फ्रेश रहते हैं, बिल्कुल स्फूर्ति रहती है आपको कि आज तो हमको बहुत अच्छी तरीके से जाना है और अच्छी तरह से पढ़ाना है, तरह से आप में स्फूर्ति रहती है। लेकिन जब विद्यार्थी रहते हैं वो अंतिम कालांश तक आते आते उनकी शिथिलता आ जाती है, वे थक जाते हैं, थकान का अनुभव करते हैं, अतः उनके सीखने की क्रिया मंद पड़ जाती है। इससे क्या होता है, उनकी सीखने की क्रिया जो है वो मंद पड़ जाती है। ठीक है, इसलिए हमको उनको लिमिट में सिखाना चाहिए, ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि हमको भाई उनको पढ़ाए जा रहे मतलब लगातार हमने 7 से 8 पीरियड लगा दिए, बाकी 2-3 पीरियड का कुछ काम ही नहीं है, पीरियड लगा दिए 1 घंटे के, तो ऐसा काम नहीं करना। उससे क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनके मानसिकता पर प्रभाव पड़ेगा और वो इतना सीख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो थक ही जाएंगे, है ना। मान लो कि अगर क्लासें भी लग रही है तो उनके लिए सीखने का टाइम बिल्कुल कम रहना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा अगर हम ओवरलोड टाइम दे देंगे तो वो सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नंबर 6 पर हम दे रखा हमारा सीखने की इच्छा के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जब बालकों की सीखने की इच्छा होती है तो वे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सीख सकते हैं, यानी कि किसी की इच्छा है सीखने की तो वो प्रतिकूल परिस्थितियों, मतलब कि अगर मान लो कक्षा में ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है तो वो सेल्फ स्टडी कर लेंगे, खुद ही पढ़ लेंगे, उनको टीचर नहीं मिल रहा पढ़ने के तो वो खुद ही सेल्फ स्टडी करके पढ़ लेंगे। ठीक है, अतः छात्रों के इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाना अध्यापक का कर्तव्य, यानी कि उनको उनकी इच्छा शक्ति मजबूत बनाना। ठीक है, उनका क्या है, एक कर्तव्य है कि उनका लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उससे अध्यापक उन छात्रों की रुचि और जिज्ञासा को जागृत करना चाहिए। उनकी रुचि जिज्ञासा जो भी है उनको जागृत करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आपका जो इस धरती पर अवतार हुआ है वो किस लिए हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी जब आप अच्छी तरीके से उनको बता पाएंगे। अब बात कर लेते हैं 7वां पॉइंट है हमारा प्रेरणा। इसके बारे में आप अच्छे से समझेंगे क्योंकि मोटिवेशन ही जो है वही हमारा प्रेरणा है। ठीक है, तो आपको बच्चों को या विद्यार्थियों को, बालकों को, सभी को मोटिवेट करना आना चाहिए। प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ और कमजोर बनाने में प्रेरकों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। प्रेरणा बालकों को नई बात सिखाने के लिए प्रेरित करती है। यदि अध्यापक चाहता है कि उसके छात्र नए पाठ को सीखें तो वह उसकी प्रशंसा करे, प्रोत्साहन करे, प्रतिद्वंदिता आदि विधियों का प्रयोग करे, उनको प्रेरित करे। स्टीफेन के अनुसार शिक्षक के पास जितने भी साधन हैं उनमें प्रेरणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मोटिवेशन ही सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसलिए क्या करना, हमको उनकी प्रशंसा करनी है। ठीक है, प्रोत्साहन करना है, उनको प्रतिद्वंदिता उत्पन्न करनी उनके अंदर। तो इस तरह से अगर हम उत्पन्न करेंगे तो वो क्या करें, अच्छे से अच्छी चीज़ों को भी आसानी से सीख लेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम 8वां पॉइंट दे रखा हमारा, 8वां और 9वां पॉइंट जो कि एंड पॉइंट है हमारे दोनों, इनको अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपकी छुट्टी कर दूंगा, तब तक बने रहिए हमारे साथ में। 8वां पॉइंट दे रखा है हमारा यहाँ पर, सीखने की विधि
का संबंध छात्र और विषय दोनों से है। यह विधि जितनी अधिक रुचिकर एवं उपयुक्त होती है, सीखना उतना ही सरल होता है। इसलिए प्रारंभिक कक्षाओं में खेल और करके सीखना, यानी कि खेल के माध्यम से सिखाना या फिर खुद उनको बताना कि आप इस तरह से ये चीज़ें करिए, उनको प्रैक्टिकल कराना। कहने का मतलब है कि प्रायोगिक रूप से कराना। विधियों का उपयोग कर उच्च कक्षाओं में पूर्ण एवं सामूहिक तथा सहसंबंध विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब बड़ी कक्षा आ गई है तो उसमें क्या करें, समूह बना देने, उनके सहसंबंध विस्थापित कर देना कि आपको ये काम पूरे करने, आपको इन छात्रों को ये करने, इन छात्रों को ये करने। प्रत्येक छात्र एक ही विधि से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए आपको अलग अलग विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि बालक को अवैज्ञानिक एवं अमनोवैज्ञानिक पद्धति से किसी भी बात को जबरन सिखाया जाएगा तो उसको वह नहीं सीखेगा, तो बालक सीखने की उस क्रिया में तनिक भी रुचि नहीं लेगा और ऐसी स्थिति में सीखना अत्यंत कठिन एवं नीरस हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम। हमारा जो अगला पॉइंट है, हम जबरदस्ती उनको थोप नहीं सकते। 8वें पॉइंट में बात करिए कि जबरदस्ती उनको कुछ नहीं सिखाते, उनका मन होगा तभी वो सीखेंगे। ठीक, पॉइंट हमारा 9वां कि अधिगम को बुद्धि भी प्रभावित करती है, यानी कि उनकी जो इंटेलिजेंट जो रहती है, यानी कि तीव्र बुद्धि वाला छात्र मंद बुद्धि बालक की तुलना में अधिक जल्दी से सीख जाएगा। ठीक है, जिसकी बुद्धि अच्छी रहेगी वो अच्छी तरीके से सीखेगा और जो मंद बुद्धि बालक है वो धीरे धीरे सीखेगा। बुद्धि एवं शैक्षिक उपलब्धि में मध्य उच्च स्तर का सकारात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है, उच्च स्तर, अगर कोई मंद बुद्धि बालक है तो उसके लिए कुछ अलग विधियां अपनानी पड़ेगी, कोई अच्छा बालक है तो उसके लिए कुछ अलग विधियां अपनानी पड़ेगी। और बुद्धि एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य उच्च स्तर का सकारात्मक संबंध पाया जाता है। इस लाइन को भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये हमने यहाँ पर एंड करा। अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। जो भी हमारी चीज़ें सीखने की विशेषता, अधिगम के बारे में आपने, अधिगम लर्निंग के बारे में आपने अच्छे से सीखा है ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई थिंक कि आपको पूरी वीडियो अच्छे समझ में आएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में और उसमें अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आप चाहते हैं किसी क्वेश्चन को समझना तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में उसको जरूर समझाया जाएगा आपको। और साथ में अगर आप बीएड सेकंड सेम के स्टूडेंट हैं तो आप सब्जेक्ट चयन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है, उनको भी जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।